हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक फैक्ट्स विद अनुभव सर पे। मित्रों, आज मैं आपको आरओ का हिंदी का पेपर जो अभी हुआ है उसी को मैं विस्तृत व्याख्या करने वाला हूं। देखिए मित्रों, आरओ पेपर में 60 प्रश्न हिंदी के प्रश्न होते हैं और 140 प्रश्न आपके जीएस के होते हैं। टोटल 200 प्रश्न होते हैं। तो आज हम 60 प्रश्न आरओ को सॉल्व करने वाले हैं। मेरे हाथ में वो पेपर है। आपको लगभग आधे घंटे में इस पेपर को सॉल्व करूंगा। आप बिल्कुल मित्रों अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल सके, आप उसको जान सके। मैं इसके ऑप्शन को भी व्याख्या करने का कोशिश करता हूं। ठीक है मित्रों, चलिए हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने कि भौतिक का विलोम क्या होता है। ये प्रश्न आसान है, सब लोग जानते हैं कि भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। ठीक है, दार्शनिक नहीं होता है, ना ही सांस्कृतिक होता है और ना ही राजनीतिक होता है। भौतिक का विलोम एक शब्द जानिए आध्यात्मिक होता है। अगला शब्द है प्राची शब्द। देखिए, प्राची शब्द का विलोम पूछा है तो जानिए प्राची का जो अर्थ होता है, प्राची का अर्थ होता है पूरब। इसका विलोम होता है प्रतीची। प्रतीची में क्या होता है आपका पश्चिम। तो यदि प्रश्न कभी भी आपके परीक्षा में पूछे कि प्राची का विलोम क्या होता है तो प्राची का विलोम होता है प्रतीची। याद रखने का मित्रों, देखिए प्राची में एसी में र लगा दें तो हो जाएगा प्राचीर। प्राचीर का होता है चार दीवारी। यही प्राची में न लगा दे तो होता है प्राचीन। प्राचीन का होता है पुराना। इसी प्राची को प्राच्य कर दें तो पूरा वाले लोगों को प्राच्य कहते हैं। ये आपका पूरा शब्दों का निर्माण है, आप देख लीजिएगा। मैं अगली वीडियो में इसको अच्छे से बता भी दूंगा किसी वीडियो में। चलिए अगला है मित्रों प्रश्न कि समष्टि का विलोम क्या होता है। आसान प्रश्न है। समष्टि में होता है मिलना, तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, अलग होना। व्यष्टि का अर्थ क्या होता है अलग होना, तो समष्टि का विलोम क्या होगा व्यष्टि होगा। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा युग्म है जो गलत है। चलिए पहला है आपका विधि का निषेध। विधि का निषेध, देखिए ये आपका क्या है, सही है। ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है आपका आवाहन। देखिए आवाहन में होता है बुलाना। अब विसर्जन में जानते ही हैं, विसर्जित करना, दहवा देना को विसर्जन कहते हैं, आप जानते होंगे। और अगला है आग्रह। आग्रह का विलोम होता है विग्रह। तो यहाँ पे ये आग्रह का विलोम विग्रह सॉरी नहीं होता है। और देखते हैं डी अमी का होता है हलाहल। ठीक है, तो इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा गलत है। देखिए विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, अमीय का हलाल होता है। देखिए अमीय मन होता है आपका, अमीय मन होता है आपका, अमीय मन होता है अमृत, हलाल होता है विष। जैसे कहते हैं कि भगवान शंकर हलाल को पी गए, अर्थात विष को पी गए। आग्रह का विग्रह नहीं होता, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। गलत ही पूछा है, अर्थात ऑप्शन में क्या सही होगा, सी सही होगा। पूछा है कि कौन सा जोड़ा आपका गलत है विलोम दृष्टि से, तो यही आपका गलत है। देखिए विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, अमीय का हलाल होता है, आग्रह का विग्रह नहीं होता। आग्रह माने पुकारना, विग्रह माने खंडन करना, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म क्या है। अब सही आपको छांटना है। आप पिछले वाले में गलती छांटना था, इसमें सही छांटना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है आकीर्ण का विकीर्ण। देखिए आकीर्ण का अर्थ है बिखराव और विकीर्ण का अर्थ भी होता है बिखराव, तो दोनों पर्यायवाची है, दोनों विलोम नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा सही। इसिप्त अविसिप्त दिया है। देखिए इसिप्त में होता है किसी चीज की पाने की इच्छा को इसिप्त कहते हैं, और किसी चीज की तीव्र पाने की इच्छा अविसिप्त कहलाती है। तो इसिप्त का विलोम अविसिप्त नहीं होगा, तो दोनों प्रवाची होगा। एक होता है पाने की इच्छा, इसिप्त माने पाने की इच्छा, अविसिप्त माने किसी चीज को तीव्र पाने की इच्छा, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, अगला है आदृत का निरादृत। देखिए आदृत मन होता है आदर और निरादृत का अर्थ क्या होता है निरादर, ये आपका सही विलोम है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। आदृत का विलोम होता है निरादृत है, नी है निरादृत।
ये आपका विलोम, यही आपका ऑप्शन सही है। और लास्ट में दोष का सदोष, बाकी दोनों एक ही है, दोष सदोष, जिसमें और दोष सदोष हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें 3 ठो आपके पर्यायवाची थे, एक विलोम था, आदित्य निरादित्य, यही सही है। अगला ऑप्शन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां मैं आपको लिख देता हूं, देखिए शब्द, कुछ लोग दैदीप्यमान ऐसे लिखते हैं, दैदीप्यमान, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं दैदी मान। आप सोच रहे होंगे कौन सही होगा। देखिए दैदीप्यमान आपके सही नहीं है, ये सही है, देदीप्यमान होता है, दैदीप्यमान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, दैदीप्यमान नहीं होता है, देदीप्यमान होता है। और देदीप्यमान का अर्थ है चमकीला, प्रकाशवान। तो देदीप्य देख लीजिए कैसे लिखते हैं, दे में एक मात्रा, दी में बड़ी की मात्रा, आधा प य मान, देदीप्यमान। ठीक है मित्रों, अगला है निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको छांटना है अशुद्ध वर्तनी वाला। तो यहां मैं आपको लिखता हूं, देखिए जैसे है कौतूहल है, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध को छांटना है। देखिए अंधिकार है, अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है, ध्यान रखिए, ये भी शुद्ध है। हमको क्या छांटना है, अशुद्ध छांटना है। पहला है निरपेक्ष, ये भी शुद्ध है। अब लास्ट वाला बचा है पौराणिक, देखिए पौराणिक में बड़ी लगाया है, बड़ी लगाया है, जो कि गलत है। सही क्या होता है, यदि हम पौराणिक में छोटी लगाते तब क्या होता, सही होता, लेकिन इसमें बड़ी लगाया है, इसलिए क्या है आपका गलत है। ठीक है मित्रों, चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। अभी तक हमने 7 प्रश्नों को देखा है और आशा करते हैं कि आप 7 प्रश्न को बड़े अच्छे से समझे होंगे। अभी मित्रों बन रही है, अंत तक देखिए वीडियो, आपको पूरा का पूरा एकदम से निचोड़ मिलेगा, प्रश्नों को एकदम व्याख्या सहित मिलेगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसको छांटना है। देखिए पहला वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। दूसरा है वाक्य आपका, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। ऑप्शन सी है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन डी है, इन दोनों में केवल यही अंतर। देखिए ऑप्शन सी लिखा है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह सही है। यदि होता यह कविता अनेकों भाव प्रकट करती है तो गलत होता है। देखिए अनेक का अनेकों नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्या सही है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है और उसको बताना है। एक वाक्य शुद्ध है, उसको बताना है। देखिए पहला है आपका, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी, देखिएगा जहां भी बावजूद के वास्ते भी आएगा वो वाक्य ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल जाती है, इसमें भी आ गया भी, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी इसके बावजूद भी आया, वो भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी में लिखा है कि इसके बावजूद नहीं, इसके बावजूद भी नहीं लिखा है, लिखा है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इस प्रकार से यह ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है, फिर आपको इसमें अशुद्ध वाक्य को छांटना है कि कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। तो पहला है कि पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया जाता है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया जाता है। ऑप्शन बी है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। इसमें देखिए 2 शब्द रिपीट हो गए हैं, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। देखिए आप सोचिए कि 2 समान अर्थ वाले शब्द एक ही पास रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। इसमें क्या है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, वर्तमान भी है मौजूदा भी है, इसलिए यही वाक्य क्या है आपका अशुद्ध है और अशुद्ध वाक्य को ही छांटना था। ये आपका वाक्य क्या है, अशुद्ध है। और वाक्य देख लेते हैं 2 इसमें, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ये सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। ये वाला आपका गलत है कि मैं वर्तमान मौजूदा, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये वाक्य था आपका अशुद्ध था, गलत था। और ऑप्शन में यही आपका सही होगा। चलिए अगला है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए कौन सा आपका शब्द सही होता है। देखिए परंपरा से चली आ रही बात के लिए होता है अनुश्रुति होता है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द में कहते हैं अनुश्रुति।
अनुश्रुति कहते हैं। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिश्रुति माने होता है आपका प्रतिध्वनि, ब्याज स्तुति माने होता है ब्याज स्तुति माने होता है नकली स्तुति, नकली वंदना। अनुलोम इस जानते ही हैं। अगला, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द बताना है। आप बताइए जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको अकिंचन कहते हैं। और जिसके पास कुछ हो, थोड़ा हो, उसको गरीब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप गरीब में अकिंचन में अर्थ समझ पा रहे होंगे कि जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, और जिसके पास कुछ होता है उसको गरीब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला। अच्छा, स्वेद माने क्या होता है? स्वेद माने होता है पसीना। पसीने से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं स्वेदज। क्या कहते हैं? स्वेदज। ठीक है मित्रों, ऑप्शन और है, हम देख लेते हैं। अंडज है, अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। पिंडज है, पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज कहते हैं। उभयज है, उभय माने होता है दोनों, ज माने जन्म वाला, जो दोनों से जन्मा उसे क्या कहते हैं? उभयज कहते हैं। अगला है अपरिणति। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अपरिणित है। देखिए, आपका शादी ब्याह कोई कार्ड देखते होंगे तो लिखता है कि परिणय है। जैसे मान लीजिए राम और सीता का परिणय है, माने विवाह है। परिणय में होता है विवाह, बंधन। यहाँ है परिणित का अर्थ होता है विवाहित। परिणित का अर्थ क्या होता है? विवाहित। यहाँ पे शब्द दिया गया है अपरिणित, अर्थात जिसका विवाह न हुआ हो उसको कहते अपरिणित। अपरिणित का होता है कुंवारा। अपरिणित का अर्थ क्या होता है? कुंवारा। जिसका विवाह न हुआ हो उसको कहते हैं अपरिणित। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द होगा? माने कह रहा है दुर्निर्वार के लिए एक शब्द में क्या होगा? माने इसका हम विस्तार क्या होगा, पूछा है। दुर्निर्वार शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए, दुर्निर्वार का अर्थ होता है जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो उसको हम दुर्निर्वार कहते हैं। देखिए, आप सबकी प्रेमिकाएं होंगी, उसको आप छोड़ पाएंगे क्या? उनको दूर करना कठिन होता है, इसीलिए कहते हैं उनको दुर्निवार कहते हैं, दुर्निवार। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आप इसको अच्छे समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझे होंगे, मुझे आशा है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से तत्सम शब्द छांटना है। देखिए, दही आपका तत्सम नहीं बल्कि तत्सम है। इसका तत्सम क्या होता है? दग्धी होता है। गयंद, ये भी आपका तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। गयंद में इसका होता क्या है? तो गयंद माने होता है हाथी। गयंद माने हाथी। हाथी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? गयंद है। गयंद में क्या होता है? हाथी। और ग्राहक का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? गाहक है। गाहक होता है खरीदार। इस प्रकार से आपका जीर्ण ऑप्शन सही है। जीर्ण क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अच्छा, जीर्ण का अर्थ होता क्या है? जीर्ण का अर्थ होता है आपका खराब होता है। जीर्ण का अर्थ क्या होता है? एकदम खराब हो, कहते हैं देखिए यह मकान जीर्ण शीर्ण पड़ गया है, मन खराब हो चुका है। जीर्ण माने क्या होता है? खराब। अगला है पूछा है प्रश्न है कि अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? अगहन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, पूछा गया है अगहन शब्द है ना, अगहन का तत्सम क्या होता है? देखिए, अगहन का तत्सम होता है आपका अग्रहायण। याद रखिएगा इसको, एकदम महत्वपूर्ण शब्द है। अगहन का आपका अगहन का तत्सम क्या होता है? देखिए, आपका तद्भव है। अगहन क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अग्रहायण होगा। क्या होगा? अग्रहायण। अगला है निम्नलिखित में से अब तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, पहला है चतुर्दश। आपका ये क्या है? आपका चतुर्दश आपका क्या है? आपका तत्सम है। चतुर्थ क्या है? आपका तत्सम है। चतवारी क्या है? आपका तत्सम है। तद्भव क्या है? 14। देखिए, 14 क्या है आपका? ये आपका तद्भव है। चलिए अगला प्रश्न है आभ्यंतर का तद्भव क्या होता है? देखिए, आभ्यंतर का तद्भव बिल्कुल आसान है। आभ्यंतर का तद्भव होता है आपका भीतर। आभ्यंतर का विलोम होता है बाहर। आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है आपका भीतर। याद रखिएगा। करपट का तद्भव कपड़ा है, तो आसान प्रश्न है। करपट ऐसे लिखते हैं, करपट याद रखिएगा। कुछ तो लिखते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं। करपट, करपट का विलोम, करपट का तद्भव क्या होता है आपका? करपट का तद्भव होता है आपका कपड़ा। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। तो इसमें बताना है कि बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों है भाई? कि इसमें आपका निश्चित कोई प्रमाण नहीं लिखा है कि वह बहुत खाता है, कितना खाता है कोई जानकारी नहीं है, इसलिए क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए मित्रों एआरओ के प्रश्न एआरओ के पेपर में विशेषण पढ़ना काफी महत्वपूर्ण है। विशेषण से बहुत ज्यादा प्रश्न देखिएगा, अभी और भी विशेषण से प्रश्न मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इसको, अगले किसी वीडियो में इसको बताऊंगा, विशेषण को काफी अच्छे से बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको वह वाक्य छांटना है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। फिर से जिस वाक्य में गुणवाचक का प्रयोग किया गया है उस वाक्य को छांटना है। देखिए पहला ही वाक्य है कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए कौन बालक नहीं सुन रहा है? तो नटखट बालक। बालक की विशेषता क्या है? कि नटखट है वो, इसलिए यही वाक्य क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है। और कोई वाक्य और कोई ऑप्शन में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला, सतीश चंचल लड़का है। इसमें चंचल क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? तो आपका गुणवाचक विशेषण है। कैसे भैया? कि उसका लड़के का गुण है क्या? कि नटखट है, चंचल है। अभी देखिए पिछला ही प्रश्न था, अगला प्रश्न यही आ गया है कि सतीश चंचल बालक है। तो सतीश कैसा लड़का है? चंचल है। चंचल क्या है? उसकी विशेषता है। क्या है विशेषता? तो उसका गुण है भैया कि वो लड़का क्या है? चंचल है, इसलिए क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो मानसिक विशेषण जो शब्द है आपका मानस मूल शब्द से बना है। देखिए मानस से बना है आपका मानसिक। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होता है। देखिए चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द आपका होता है चरित्र। अगला प्रश्न है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है। देखिए मीमांसा का सही पर्यायवाची होता है, मैं यहां लिख देता हूं, मीमांसा। बहुत पूछा गया है। मीमांसा का पर्यायवाची होता है समालोचना। याद रखिएगा मित्रों, मीमांसा का पर्यायवाची क्या होता है? समालोचना। समालोचना का पर्यायवाची क्या होता है? मीमांसा। मीमांसा करना माने समालोचना करना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बिजली का पर्यायवाची क्या है। आप जानते हैं बिजली का पर्यायवाची चमक होता है, सौदामिनी होता है, प्रकाश होता है। देखिए सौदामिनी होता है। आप बिजली का पर्यायवाची में अब जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि देखिए बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, चपला, चंचला, सौदामिनी, ज्योत्सना। ये सब आपका क्या? ज्योत्सना माने प्रकाश भी होता है, चांदनी भी होता है। तो आपका बिजली का आपका पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे सौदामिनी होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? देखिए विद्युत होता है, चपला होता है, चंचला होता है, दामिनी होता है और सौदामिनी होता है। इतना पर्यायवाची होता है आपका बिजली का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है रमा, ऑप्शन बी है इंदिरा, ऑप्शन सी है कमला, ऑप्शन डी है भारती। देखिए भारती नहीं है, भारती तो दूसरा अर्थ होगा, रमा होगा, इंदिरा होगा, कमला होगा, परंतु भारती आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पहला है वस्त्र, वस्त्र आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। पट है, वसन है, वस्त्र है, वासन नहीं है। वासन में क्या होता है? निवास स्थान होता है। आपका ये आपका पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मेघ का पर्यायवाची नहीं है, 3 ठो होगा, 1 ठो नहीं होगा। तो पहला है पयोधर, दूसरा है जलधर, तीसरा है वायुधर और चौथा है दामोदर। तो दामोदर नहीं है। क्यों? क्योंकि दामोदर कृष्ण का पर्यायवाची है। पयोधर है, जलधर है, वायुधर है, आपका दामोदर नहीं है। अगला है, अगला शब्द है, यहां लिखता हूं, जगह है यहां पे, अभिभूत। अभिभूत का विलोम पूछा है। पहला आप इसका अर्थ जानेंगे तभी से विलोम बता पाएंगे। जानिए अभिभूत का विलोम हो, अभिभूत का अर्थ होता है आपका उत्पन्न होना, और इसका विलोम क्या होगा आपका? इसका विलोम होगा तिरोभूत। इसका अर्थ होता है गायब हो जाना। तिरोभूत में क्या होता है? गायब हो जाना। अभिभूत में क्या होता है आपका? अभिभूत का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है,
सामने आना, उत्पन्न होना। इस प्रकार से हम 31 प्रश्न को अब देख लिए, 30 प्रश्न और बच्चे हैं मित्रों, 29 प्रश्न और बच्चे हैं, इसको हम देखते हैं एक एक करके। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि क्षणिक का विलोम क्या होता है। ये तो बहुत आसान है। क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। ये अनेकों परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये परीक्षा का स्टार प्रश्न है कि क्षणिक का विलोम क्या होता है। क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। अगला प्रश्न है अग्रज का विलोम अनुज। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? देखिए, मौन का विलोम मुखर होता है, सही है। शानदार का विलोम सर्वनाक होता है, ये भी सही है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, बर्बर होता है सभ्य, इसका विलोम सभ्य होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी बचा, अनुचर का परिचय नहीं होता है। आपका ऑप्शन यही सही है। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है और कौन सा युग्म गलत है उसको बताना है। ऑप्शन ए, अमित का विलोम परमित होता है, सही है। सत्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही है। सुख का दुख होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी बचा, आच्छादित का परिचय नहीं होता है। आपका ये ऑप्शन सही है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं बताता हूं आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको इसको बताता हूं। वर्तनी वाले प्रश्न अक्सर बच्चों से गलत होते हैं। मैं मित्रों ऐसे वर्तनी को पढ़ाऊंगा जैसे आपको कोई भी अध्यापक अभी तक आपको नहीं मिला होगा पढ़ाने वाला। जैसे मैं आपको वर्तनी को अगले वीडियो में किसी वीडियो में बताऊंगा, आप देखिएगा। देखिए, चिन्ह है, चिन्ह ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? चिन्ह ऐसे लिखते हैं। या आप ची ह न ऐसे लिखिए तब सही है, ऐसे लिखिए तब सही है, ये गलत है। अगला है आपका विवर्त। विवर्त तो सही लिखा गया है। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता है बल्कि आपका अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित लिख दिया है सर, इसलिए क्या हो गया? गलत। सही क्या होगा आपका? इसको ऐसे कर देते तब क्या होता आपका? सही हो जाता। और ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका विरहणी कौन लिखा है? विरहड़ी, ये क्या है आपका? गलत है। सही क्या होगा? तो विरहड़ी में यदि छोटी ईड़ी होता तब क्या होता? सही होता। यहाँ पे बड़ी है तब ये क्या होता? सॉरी, सही होता। यहाँ पे क्या है? बड़ी है, तो इसलिए क्या है आपका? गलत है। अगर हम विरहणी में छोटी लगा दें तब क्या होगा? सही होगा। अगर हम बड़ी लगाते हैं तो क्या होगा आपका? गलत होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ लिए होंगे। अच्छा, शुद्ध वर्तनी की वाले शब्द छाटना है, दूसरा है। तो जान लीजिए ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया है। ज्योत्सना, आधा ज यो आधा त स अना। ज्योत्सना, ज्योत्सना का अर्थ क्या होता है? याद रखिए, कौमुदी होता है, चांदनी होता है। इसका प्रवाची होता है चांदनी या कौमुदी। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? देखिए, कोमलांगी है, सम्मिलित है, अनुग्रहित है, फिर पूछ दिया गया अनुग्रहित, ये तीनों सही है। उत्कर्षता आपका गलत लिखा गया है, इसलिए आपका प्रश्न क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रत्येक में से एक आपका अशुद्ध वाक्य है, वो कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? आपको छाटना है। सॉरी, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य, अशुद्ध नहीं, शुद्ध वाक्य है, और वो कौन सा वाक्य आपको छाटना है। पहला है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। देखिए, सही है। अभी मैंने पिछले प्रश्न बताया कि जहां पे अनेकों आएगा वहां पे गलत होगा, और जहां पे केवल अनेक आएगा वो आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए, अगले सभी ऑप्शन में अनेकों दिया है, परंतु इसमें अनेक दिया है, इसलिए आपका क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन ये आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह वाक्य कौन सा है? आपको छाटना है। ऑप्शन ए है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। एक वाक्य अशुद्ध है, ये आपका वाक्य तो शुद्ध लग रहा है ना? शुद्ध है भी। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया भी सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए भी सही है। उसके घर के पास, बताइए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास, बताइए गलत है। उसके घर के पास नहीं होगा, उसके घर के बगल में हो सकता है एक मिठाई की दुकान है। आपका ये ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन डी है कि उपयुक्त कथन असत्य है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही है। उसके घर के पास एक मिठाई दुकान है, ये वाक्य आपका गलत है, इसलिए क्या है आपका? ये सही है।
देखिए अगला प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे कहते हैं अजात शत्रु। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में आपको राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न यह है कि खोज करने वाला क्या कहलाता है? अन्वेषक कहलाता है। खोज करने वाला क्या कहलाता है? अन्वेषक। खोज करने वाले को क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए शब्द क्या होगा? सुग्रीव होगा। जिसकी जिह्वा नहीं, सॉरी, जिसका ग्रीवा माना होता है गर्दन, जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? हम सुग्रीव कहते हैं। आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। जिसका ग्रीवा माने गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे हम कहते अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। जिसका, देखिए प्रश्न है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहते अतीन्द्रिय, और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहते जितेंद्रिय। देखिए भगवान हनुमान जी को, बजरंगबली को हम जितेंद्रिय कहते, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पे अपना वश कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाक्यों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्म में से सही उनका चयन कीजिए। वाक्य दिया गया, एक शब्द दिया गया है, जो सही है उसका चयन करना है। देखिए जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेता गलत है, उसे अभिनेत्री कहते हैं, ये आपसे गलत है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरणिक कहते हैं, नहीं, उसे कहते, जो व्याकरण जानता है उसे हम कहते हैं व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं, न कि आपका व्याकरणिक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या है आपके? गलत है। अगला है, जो आंखों से परे है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, नहीं, उसे परोक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला है कि लौट कर आया हुआ क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। इसलिए क्या आपका सही ऑप्शन है कि लौट कर आए गए को हम क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? उत्साह, उजला, उल्लू, उष्ट। उष्ट शब्द आपका तत्सम है। उष्ट का होता है ऊठ। उष्ट का क्या होता है? ऊठ। ऊठ आपका तद्भव है, क्या आपका तत्सम है। इस अगला शब्द है कि परिवार का तत्सम क्या हो? देखिए परिवार का तत्सम होता है प्रतिपदा। प्रतिपदा ये आपका तत्सम है। इसका तद्भव क्या है आपका? इसका तत्सम परिवार है। परिवार का तद्भव प्रतिपदा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। प्रतिपदा है ना, तो प्रतिपदा आपका शब्द जो है ये क्या है? प्रतिपदा आपका तत्सम है, और परिवार क्या आपका ये प्रतिपदा आपका तद्भव है, और परिवार क्या आपका तत्सम है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बस और 10 प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म छांटना है, कौन सा सही है? देखिए खरपट, खोपड़ी, ये आपका गलत है। सत्तू, सत्य, ये आपका क्या है? गलत है। पर्यंक आपका पलंग, ये क्या आपका सही है। घोटक का लिखा है घड़ा, गलत है। देखिए घोटक का होता है घोड़ा, शक्ति का नहीं होता सत्य। खरपट का खोपड़ी नहीं होता है। तो कुल मिला के तीनों गलत है। सही क्या है? पर्यंक का पलंग होता है, ये आपका सही। तो आपका तत्सम है या ये क्या आपका तद्भव? तत्सम क्या होता है? पर्यंक का पलंग, और घोटक तत्सम शब्द है, घोड़ा क्या है आपका? तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द छांटना है। देखिए आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। देखिए आंसू होता है, आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है, इसलिए तद्भव क्या होगा आपका? आंसू हो गया। अगला प्रश्न है कपित। कपित एक शब्द है, यहां पे लिखता हूं मिटा के, यहां पे शब्द है कपित्य। कपित्य एक शब्द है, कपित्य। कपित्य का होता है कैथा। पूछा है कपित्य एक फल होता है, तो पूछा है कपित्य का तद्भव क्या होगा? तो कपित्य का तद्भव होता है आपका कैथा। याद रखिए, कैथा क्या है? फल है, खाने वाला। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित,
पांचवा कुछ तीन। उचित शब्द क्या है आपका? उचित है गुणवाचक विशेषण, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। सुंदर है, ये आपका संज्ञा से नहीं बना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए देखिए, लिखा है कि परमानंद कक्षा में भी सबसे होशियार छात्र है। देखिए, अभी मैंने आपका समास पढ़ाया, पिछले वीडियो मैंने समास को काफी अच्छे से बताया है। आप देखिएगा, मैंने बताया है कि जहां पे विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पे कर्मधारय समास होता है, और उसमें मैंने परमानंद का उदाहरण दिया है। तो परमानंद क्या है आपका? विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है कि क्योंकि इसका विग्रह होता है परम है जो आनंद, इसलिए उसे कहते हैं परमानंद। इसलिए यही वाक्य सही है कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अगला प्रश्न है कि सौर्य किस मूल शब्द से बना है? सौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर्य से बना हुआ है, आसान है। देखिए, सौर्य जो शब्द है, सौर शब्द है, सूर्य मूल शब्द से बना हुआ है, और ये क्या है आपका? विशेषण है। ये विशेषण है और मूल शब्द आपका नाउन है। सूर्य क्या है? नाउन है अर्थात संज्ञा है, और ये एडजेक्टिव है अर्थात ये आपका विशेषण है। ठीक है। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आग्नेय क्या है आपका? विशेषण शब्द है। अगला है कि आकाश का प्रवाची क्या होगा? आकाश का प्रवाची होता है शून्य, न कि सहकार, प्रभा मंडली सब नहीं होता है। आकाश का होता है प्रवाची शून्य। अगला होता है सोना का प्रवाची क्या होता है? ये तो आसान है, सोना का प्रवाची होता है कनक। अगला शब्द है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वाक्य में पखेरु का प्रवाची क्या होगा? प्रश्न देखिए, एक वाक्य दिया गया है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है। इसमें पखेरु का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, पखेरु में होता है पंछी, तो पखेरु का प्रवाची क्या होता है? पंछी होगा। क्या होगा? पंछी होगा। ऑप्शन देखिए कोई होगा? पक्षी है, जल्दी है, पखवाड़ा है, पखारना है, तो पक्षी होगा या पंछी होगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का प्रवाची नहीं है? देखिए, सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है, लेकिन सलील नहीं है। सलील आपको किसका प्रवाची है? जल का प्रवाची है, ये आपका नहीं है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का प्रवाची नहीं है, वो कौन शब्द है? अंतिम प्रश्न है, 60वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का प्रवाची नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन ए है अम्ब, ऑप्शन बी है अम्बु, ऑप्शन सी है अम्बा, ऑप्शन डी है जननी। देखिए, अम्ब होता है, अम्बा होता है, जननी होता है, अम्बु आपका प्रवाची माता का नहीं होता है। आशा करते हैं मित्रों कि आप पूरा वीडियो आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। मित्रों, अगला वीडियो मेरा जल्दी आएगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को जय हिंद।